इनके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं बीबी, कन्याकुमारी ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। इससे पता चला कि नरगिस को बीबी कहकर मुखातिब किया जाता है। ये रोशन बाबू के दोस्त हैं। तुम मुझे बताओ रोशन बाबू कौन से क्लब गए हुए हैं? इनसे फ़ोन पर बात करती हूँ और तुम हमारे लिए चाय या कॉफ़ी बना दो। नरगिस चंद लम्हे उलझी हुई नज़रों से हमारी तरफ देखती रही और फिर हॉल के बाएं तरफ एक दरवाज़ा खोलकर अंदर गायब हो गई। तुमने बताया था कि बाबू रोशन के साथ सिर्फ एक मरतबा यहाँ आई थी, मगर नरगिस के साथ तो तुम खासी बेतकल्लुफ़ हो। मैंने कन्याकुमारी की तरफ देखते हुए कहा। नरगिस से तो अक्सर फ़ोन पर गपशप होती रहती है, वक्तन फ़वक्तन बाज़ार में मुलाकात भी हो जाती है। बहुत अच्छी औरत है, कन्याकुमारी ने जवाब दिया। यकीनन बहुत अच्छी है, मैंने कहा। अच्छी ना होती तो बाबू रोशन पूरा घर इसके सर पर न छोड़ता, लेकिन बाबू रोशन के बीवी बच्चे, इसने ये रोक पालने की ज़रूरत नहीं समझी। कन्याकुमारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम लोग बैठो, मैं इसे फ़ोन पर बताती हूँ। कन्याकुमारी कहते हुए दाएं तरफ वाले सोफ़े की तरफ चली गई, जिसके करीब साइड टेबल पर टेलीफोन रखा हुआ था। सोफे पर बैठकर इसने रिसीवर उठा लिया और नरगिस के बताए हुए नाइट क्लब का नंबर मिलाने लगी। मैं भी इसके करीब जाकर खड़ा हो गया। दूसरी तरफ कॉल जल्द ही रिसीव कर ली गई। जाहिर है कॉल ऑपरेटर ने रिसीव की थी। मैं बाबू रोशन के घर से नरगिस बोल रही हूँ, इसने ऑपरेटर के हेलो के जवाब में कहा। बाबू रोशन इस वक्त क्लब में मौजूद हैं, प्लीज़ इन्हें ज़रा लाइन पर बुला दें। ठीक है, मैं होल्ड किए हुए हूँ। वो खामोश होकर मेरी तरफ देखने लगी। मैं समझ गया कि इसने क्लब के ऑपरेटर को अपनी बजाय नरगिस का नाम क्यों बताया था। तकरीबन 2 मिनट बाद दूसरी तरफ से कोई आवाज़ सुनाई दी, तो कन्याकुमारी ने कदरे मदम लहजे में कहना शुरू किया। बाबू रोशन, मैं कन्याकुमारी बोल रही हूँ, लेकिन तुम मेरा नाम मत लेना। हाँ, मैंने ही ऑपरेटर को अपना नाम नरगिस बताया था। अपने नाम से फ़ोन नहीं कर सकती थी। मैं इस वक्त तुम्हारी कोठी पर मौजूद हूँ। हाँ, एक बहुत ही अहम मामला है, तुम फ़ौरन आ जाओ। किसी को बताने या साथ लाने की ज़रूरत नहीं। हाँ हाँ ठीक है। इसने रिसीवर रख दिया और मुस्कुराती हुई निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। रोशन बाबू तकरीबन 1 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा। वो सोफ़े से उठते हुए बोली, आओ वहीं चलकर बैठते हैं। हम दोनों भी रत्ना के करीब आ गए। मैं तो रत्ना के साथ इसी सोफ़े पर बैठ गया। कन्याकुमारी सामने वाले सोफ़े पर बैठ गई। रास्ते में बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब बताओ तुमने हमारे साथ आकर अपनी जान खतरे में क्यों डाली? मैंने कन्याकुमारी की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारे साथ ना भी आती तो मेरी जान खतरे में रहती, इसने जवाब दिया। तुमने बेला की बात सुनी थी, मेरे बारे में भी इसका इरादा नेक नहीं था। तुम लोग कहीं फरार हो जाते और मैं पकड़ी जाती तो वो लोग मुझे अजियतें दे देकर हलाक कर देते। इन अजियतों से तो बेहतर यही है कि मैं तुम लोगों के साथ रहूं। मुझे ये हौसला तो रहेगा कि तुम लोग मुझे बचा सकते हो। तुम्हारी बात सुनने के बाद ही मैंने तुम लोगों के साथ आने का फैसला कर लिया था। कौन सी बात? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। तुमने कहा था कि मैंने तुम लोगों को पनाह देकर तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया था। कन्याकुमारी ने जवाब दिया। मैंने तुम दोनों में से किसी पर कोई एहसान नहीं किया था। मैंने माउंट आबू में चंद महीने रत्ना दीदी के साथ काम किया था। वो सिर्फ चंद महीनों का साथ था, मगर रत्ना दीदी की शख्सियत ने मुझे बेहद मुतासिर किया था और उस रोज़ इस रेस्टोरेंट में इसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। अगर मुझे पहले से मालूम होता कि पुलिस को जिन लोगों की तलाश है वो तुम दोनों हो, तो मैं दीदी की वजह से तुम लोगों की मदद ज़रूर करती। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, मैंने तुम लोगों को शोभा से मिलाकर बहुत बड़ी गलती की थी। वहाँ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। मेरा दिल तो अब भी कांप रहा है, लेकिन तुम लोगों की जगह मैं होती तो यही सब कुछ करती। अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान लेना ही पड़ती है। दीदी ने तो बड़ी मेहरबानी की कि इस हरामजादी को जिंदा छोड़ दिया। राइफल मेरे हाथ में होती तो मैं इसे भी उड़ा देती। तुम अकेले भी यहाँ आकर पनाह ले सकती थी। हमें साथ लाने की क्या ज़रूरत थी? हो सकता है बाबू रोशन हमें अपने यहाँ पनाह देने से इनकार कर दे, मैंने कहा। वो ऐसा नहीं करेगा, कन्याकुमारी ने जवाब दिया। और जहाँ तक तुम लोगों को साथ लाने का ताल्लुक है तो मैं समझती हूँ कि तुम मेरी कौम के बुनियों से ज़्यादा काबिल एतमाद हो। तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे, इसलिए मैंने तुम लोगों को भी अपने साथ यहाँ लाने का फ़ैसला कर लिया है। वैसे अगर तुम चाहते तो मुझे अकेले और बेसहारा छोड़ कर जा सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया, जिसका मतलब है कि तुम्हें भी मेरा एहसास है, मेरी मुश्किलात का एहसास है। इसलिए तो तुमने बिला झिझक मेरा हाथ पकड़ लिया था। और देखो अब हमारा ये साथ कब तक रहता है। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन नरगिस को इस दरवाजे से बरामद होते देखकर खामोश हो गया। वो एक खूबसूरत ट्रॉली धकेलती हुई ला रही थी, जिस पर चाय के अलावा दीगर लवाजमात भी रखे हुए थे। चाय ख़त्म होने के बाद नरगिस बर्तन समेट रही थी कि कॉल बेल की आवाज़ गूंज उठी। नरगिस ट्रॉली छोड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कन्याकुमारी भी इसके पीछे ही गई थी। मैं भी अपनी जगह से उठकर दरवाजे के करीब खड़ा हो गया और जाली से बाहर झांकने लगा।
बरामदे में अंधेरा ही था। कन्याकुमारी वहीं पिलर के करीब रुक गई और नरगिस तेज तेज कदम उठाती हुई गेट की तरफ चली गई। गेट खुला और सफ़ेद रंग की एक शानदार कार अंदर दाखिल हुई, जो आहिस्ता आहिस्ता रिंगती हुई पोर्च में आकर रुक गई। इंजन बंद हो गया, दरवाज़ा खुला और एक दराज कामत आदमी कार से निकलकर बरामदे की तरफ बढ़ा। इसने सूट पहन रखा था। अंधेरे में इसके चेहरे के नकूश वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन कदोकामत से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो खासा स्मार्ट आदमी है। वो जैसे ही बरामदे में दाखिल हुआ, सुतून की आड़ में खड़ी हुई कन्याकुमारी की सरगोशियाना आवाज़ उभरी, रोशन बाबू, इधर मैं यहाँ हूँ। रोशन बाबू चौंकने वाले अंदाज में आवाज़ की सिमत मुड़ गया। मैं दरवाजे से जाली की इस तरफ देख रहा था। कन्याकुमारी सुतून की आड़ से निकल आई थी। ओ कन्या, तुम यहाँ हो? क्या मामला है? खैरियत तो है? तुम्हारा फ़ोन सुनकर तो मैं परेशान हो गया था, रोशन बाबू ने आगे बढ़ते हुए कहा। खैरियत ही नहीं है रोशन बाबू, कन्याकुमारी की आवाज़ सुनाई दी। एक गड़बड़ हो गई है जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा और राजदारी से तुम्हें फ़ोन करना पड़ा। वैसे मुझे अफसोस है, मैंने फ़ोन करके क्लब में तुम्हारी तफरीह गारत कर दी और तुम्हें सब कुछ छोड़कर यहाँ आना पड़ा। क्लब की तफरीह पर लानत भेजो, रोशन बाबू की आवाज़ सुनाई दी और इसने आगे बढ़कर कन्याकुमारी को अपने साथ लिपटा लिया। मामला बहुत संगीन है रोशन बाबू, कन्याकुमारी ने कहा। इस वक्त नरगिस भी गेट बंद करके बरामदे में आ चुकी थी। वो बरामदे में रुककर इन दोनों की तरफ देखने लगी। वो दोनों अब भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, जिससे मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि इन्हें नरगिस से कोई हिजाब नहीं था। बीबी, तुम अंदर मेहमानों के पास चलो, हम थोड़ी देर में आते हैं, कन्याकुमारी ने नरगिस को मुखातिब करते हुए कहा। मेहमान? रोशन बाबू बोला। कैसे मेहमान? तुम्हारे साथ और कौन है? मैं वही बताना चाहती हूँ, कन्याकुमारी ने जवाब दिया। नरगिस को दरवाजे की तरफ आते देखकर मैं वहाँ से हट गया। नरगिस ने अंदर दाखिल होकर अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा और बर्तन समेट कर ट्रॉली धकेलती हुई किचन वाले दरवाजे की तरफ चली गई। मैं रत्ना के करीब आकर बैठ गया। बरामदे की तरफ से कन्याकुमारी और रोशन बाबू की खुसर फुसर की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, मगर कोई बात वाज़े तौर पर समझ नहीं आ रही थी। मैं अपने आप में अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। रत्ना भी मुस्तरब दिखाई दे रही थी और फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर मैंने इसकी तरफ देखा। कन्याकुमारी और बाबू रोशन अंदर दाखिल हो रहे थे। इन दोनों ने एक दूसरे की कमर में बाजू हमाइल कर रखे थे। दोनों के होंठों पर मुस्कुराहट थी, जिससे मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि बात बन गई है। बाबू रोशन ऊंचे लंबे कद, सेहतमंद जिस्म और सुर्ख सफ़ेद रंगत का मालिक था। इसकी शख्सियत वाकई मुतासिर कुन थी। इसे अपनी तरफ आता देखकर मैं सोफे से उठ गया। ये रोशन बाबू हैं, कन्याकुमारी ने तारुफ करवाया। ये नाजी और ये रत्ना दीदी। मैंने अपना हाथ मुसाफे के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन रोशन बाबू ने दोनों बाहें फैला दी। अरे जालिम, अपनों से इस तरह तो नहीं मिलते, आ मेरे सीने से लग जा। और फिर इसने आगे बढ़कर मुझे सीने से लिपटा लिया। इसके अंदाज में वाकई बड़ी गर्मजोशी थी। इसने मुझे अपने से अलग करके दोनों बाहों से थामे रखा। चलने में मुझे देखता रहा, फिर पेशानी पर बोसा और एक बार फिर सीने से लिपटा लिया। मुझे कन्याकुमारी ने सब कुछ बता दिया है। वो मुझे अलग करते हुए बोला, तुम्हें देखकर तो यकीन नहीं आता कि रॉ की कमर तुमने तोड़ी है, मगर सूरत हाल देखकर यकीन करना ही पड़ता है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर रत्ना की तरफ देखते हुए बोला, देवी जी, आपकी जितनी तारीफ करूं कम है। मैं तो यकीन ही नहीं कर सकता कि तुम जैसी हसीन औरत इतनी बहादुर हो सकती है और अपने हुस्न से ही बड़े बड़े सुरमाओं को चित कर सकती है। और जब इसके हाथ में असला आ जाए तो औरत वाकई क़यामत बन जाती है। वो नरगिस को अपनी तरफ आते देखकर खामोश हो गया। वो करीब आई तो रोशन बाबू बोला, बीबी, ये हमारे मेहमान है, लेकिन यहाँ इनकी मौजूदगी की खबर इस बंगले की चार दीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए। मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत तो नहीं, क्या मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत है? रोशन बाबू, नरगिस ने कहा। अच्छा, तो अब कॉफ़ी पिलाओ हम सबको, रोशन बाबू ने कहा। नरगिस किचन की तरफ चली गई। हम सब सोफ़ों पर बैठ गए। रत्ना कन्याकुमारी के साथ और रोशन बाबू मेरे साथ बैठ गया। इसने एक हाथ मेरी गर्दन के ऊपर से लाकर कांधे पर रखा हुआ था। अच्छा हुआ कन्याकुमारी तुम लोगों को यहाँ ले आई। पूरे शहर में पुलिस और ब्लैक कैट्स की गाड़ियाँ दौड़ती फिर रही हैं। अब बात समझ में आ गई कि यह क़यामत क्यों मची हुई है। रोशन बाबू कह रहा था, मेरे बारे में तुम्हें कोई शुबा नहीं होना चाहिए। ये गैर मज़हब की लड़कियाँ तुम्हारे लिए अपनी जान की बाजी लगा सकती हैं। तो मैं तो मर्द हूँ यार, तुम्हारा भाई हूँ, हमारा दीन का रिश्ता है। तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। बड़ी मेहरबानी है रोशन बाबू, मैंने कहा, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में कोई ऐसी बात हो तो हम अभी यहाँ से जाने को तैयार हैं। हमें कोई ना कोई ठिकाना मिल ही जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम पर कोई मुसीबत आए। अरे तुम्हारे लिए तो अपनी जान भी हाजिर है, रोशन बाबू ने कहा। मेरे आधे से ज़्यादा ख़ानदान पाकिस्तान में है, ज़्यादा लोग कराची में मुकीम है। मुझे मालूम है रॉ के तरबियत याफ्ता दहशतगर्द वहाँ कैसे तबाही फैला रहे हैं।
चंद महीने पहले हमारे ख़ानदान के 2 लड़के भी इनकी दहशतगर्दी का शिकार हो चुके हैं। सुना है वो अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट के सामने बैठ कर चाय पी रहे थे कि दहशतगर्द गोलियां बरसाते हुए निकल गए। वहाँ 5 लड़के खाको खून में लौट गए थे। नौउम्र थे वो सब के सब। 16-17 साल क्या उम्र होती है यार। हाई स्कूल के स्टूडेंट थे। इन्हीं में 2 लड़के हमारे ख़ानदान के भी थे। ज़रा सोचो इनके घरों पर क्या क़यामत टूटी होगी। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, मुझे ये तो मालूम था कि पाकिस्तान में रॉ के तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों ने तबाही फैला रखी है, लेकिन ये पता नहीं था कि वो तरबियती कैंप यहीं राजस्थान में है। इसका इंकशाफ तो इस वक्त हुआ जब तुमने माउंट आबू की पहाड़ियों में इस कैंप को तबाह किया था। हिंदू सरकार ने अगरचे इस पर पर्दा डाले हुए था, लेकिन लोगों को पता चल गया था कि इस कैंप में दहशतगर्दों को तरबियत दी जाती है जो पाकिस्तान जाकर दहशतगर्दी फैलाते हैं। और फिर इसके बाद तुम्हारी सरगर्मियों की खबर बाकायदगी से अखबारों में छपती रही। अकेले आदमी ने रॉ को उंगलियों पर नचा रखा है। लोग खौफजदा होने के बावजूद बड़ी दिलचस्पी से खबरें पढ़ते हैं। तुम्हारे बारे में मेरे दिल में भी 1-2 मरतबा ख्वाहिश उभरी थी कि काश तुमसे मेरी मुलाकात हो सकती, लेकिन ये ख्वाब ही था और मुझे खुशी है कि आज इस ख्वाब की ताबीर मिल गई है। और तुम्हारे साथ रत्ना देवी को भी देखकर मुझे और भी ज़्यादा खुशी हुई। इससे ये बात भी साबित हो जाती है कि इंसानियत और सच्चाई का साथ देने वाले अब भी मौजूद हैं। हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख, ईसाई, ये तो शनाख्त है। असल मज़हब तो इंसानियत है, जिसके लिए इस किस्म के लोग किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करते। ऐसे लोगों की तादाद अगरचे कम है, मगर इनका वजूद तो है, और इनमें से एक आप भी हो। रोशन बाबू, रत्ना ने कहा। रोशन बाबू कुछ कहना चाहता था कि नरगिस कॉफ़ी ले आई। नरगिस ने सबके सामने कॉफ़ी का एक कप रख दिया। एक कप वो खुद लेकर सोफे पर बैठ गई। रोशन बाबू ने कॉफ़ी की एक चुस्की ली और हमारी तरफ देखते हुए बोला, दिन के वक्त मैं तो घर पर कम ही रहता हूँ, लेकिन ये बीबी दरअसल यही इस घर की स्याह सफ़ेद की मालिका है। तुम लोगों का ख्याल रखना अब इसकी ज़िम्मेदारी है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला तकल्लुफ़ इससे कह दीजिएगा। हमारी ज़रूरत सिर्फ ये है कि हम यहाँ डिस्टर्ब ना हो। मेरा मतलब है यहाँ आपके दोस्तों की आमदरफ़्त। तुम लोग जब तक यहाँ रहोगे कोई यहाँ नहीं आएगा। रोशन बाबू ने मेरी बात काट दी। अगर मेरा कोई दोस्त इधर आ भी गया तो बीबी इसे संभाल लेगी। वैसे इत्मीनान रखो, यहाँ किसी को तुम लोगों की मौजूदगी की हवा भी नहीं लगेगी। वैसे वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, मेरा ख्याल है 2-4 रोज़ में हंगामे ज़रा ठंडे हो जाएंगे तो तुम लोगों को अपने पहाड़ी वाले बंगले पर मुंतकिल कर दूंगा। वहाँ किसी की मुदाखलत का अंदेशा नहीं, तुम लोग आराम से वहाँ रह सकोगे। ये हंगामे 2-4 दिनों में ठंडे होने वाले नहीं है रोशन बाबू, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अगर आम आदमियों का मामला होता तो ये बात मुख्तलिफ होती, लेकिन असल वाक़या ये है कि ब्लैक कैट्स के 2 कमांडो भी हमारे हाथों मारे गए हैं, और तुम समझ सकते हो कि इस तरह मामला कितना संगीन हो गया है। क्या 2-4 दिन में हंगामे सर्द हो सकते हैं? मुझे कन्याकुमारी ने बता दिया था। रोशन बाबू ने कहा, ब्लैक कैट्स फोर्स कायम तो किसी और मकसद के लिए की गई थी, लेकिन अब ये एक दहशतगर्द फोर्स बन चुकी है। अब इस फोर्स पर भी रॉ का कब्जा है। मैं कुछ कहना चाहता था मगर फ़ोन की घंटी बज उठी। नरगिस ने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। वो 1-2 मिनट फ़ोन पर बात करती रही, फिर रोशन बाबू की तरफ देखते हुए बोली, क्लब से तुम्हारा फ़ोन है, सुशीला बात करेगी। रोशन बाबू ने अपनी जगह से उठकर इसके हाथ से रिसीवर ले लिया। चंद मिनट तक बात करता रहा, फिर रिसीवर रख दिया और नरगिस की तरफ देखते हुए बोला, क्लब में वीकेंड के लिए एक प्रोग्राम बन रहा था, इसके लिए मुझे भी एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आज इस सिलसिले में सुशीला से मीटिंग थी, लेकिन वो इस वक्त तक नहीं पहुंची थी। अब फ़ोन पर इस सिलसिले में बात कर रही थी। मैंने इससे माजरत कर ली है कि मैं इस प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सकूंगा। मेरी बजाय प्रताप सिंह को ले जाया जाए, लेकिन मेरा ख्याल कुछ और है। नरगिस ने कहा, तुम किसी प्रोग्राम में बेशक हिस्सा न लो, लेकिन इस वक्त अगर क्लब चले जाओ तो तुम्हें शहर के हालात की खबर मिल सकती है। गुड आइडिया, रोशन बाबू कहते हुए एक बार फिर अपनी जगह से उठ गया और घड़ी देखते हुए बोला, इस वक्त 12:30 बजे हैं। मेरी वापसी में 2-2:30 बज सकते हैं। तुम मेहमानों के आराम का बंदोबस्त करो। मेरा ख्याल है इन्हें ऊपर पीछे वाले कमरे दे दो। अगर मेरी वापसी तक ये सो न गए तो गपशप होगी। इसके थोड़ी देर बाद रोशन बाबू क्लब चला गया। रत्ना ने गाड़ी पोत से ज़रा आगे दरख्त के नीचे खड़ी की थी। नरगिस गैराज से कार का कवर निकाल लाई और मैंने कन्याकुमारी के साथ मिलकर शोभा वाली कार पर वो कवर डाल दिया, ताकि अगर कोई यहाँ आए भी तो इसे वो कार नजर ना आए। आओ मैं तुम लोगों को कमरा दिखा दूं। अंदर आकर कन्याकुमारी ने रत्ना और मेरी तरफ देखा। हम दोनों ने अपनी राइफलें उठा ली और कन्याकुमारी के साथ ऊपर वाले हिस्से में आ गए। यहाँ की बालकोनी भी बहुत खुशहाल थी। इसका एक हिस्सा वसी हॉल की तरह पीछे की तरफ फैला हुआ था।
जिसमें निचले हॉल की तरफ शानदार फर्नीचर का रास्ता था। कन्या कुमारी ने आखिर में एक कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और अंदर दाखिल होकर बत्ती जला दी। इस कमरे को देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। बहुत वसी और अरीज़ कमरा था। दरमियान में एक बहुत बड़ा गोल बेड था जिस पर शानदार मखमली चादरें बिछी हुई थीं। कालीन दबीज था कि पैर धंस रहे थे। दीवार के करीब एक सोफ़ा सेट भी रखा हुआ था। इस कमरे की हर चीज़ बहुत शानदार और बहुत कीमती थी। इसने मुड़कर रत्ना की तरफ देखा। इसके चेहरे पर भी हैरत के तासुरात नुमाया थे। बीबी का कमरा नीचे है, कन्या कुमारी कह रही थी। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेड के साथ लगा हुआ ये बटन दबा देना। बीबी के कमरे में घंटी बजेगी और वो यहाँ आ जाएगी। वैसे ये बेल रात के इस्तेमाल के लिए है। दिन में तो तुम लोग दरवाजे में खड़ी होकर बीबी को आवाज़ भी दे सकते हो। मैं कन्या कुमारी के चेहरे पर नज़र जमाए हुए था। शोभा के बंगले से फरार के बाद इस तरफ आते हुए कन्या कुमारी ने कोई और कहानी सुनाई थी और इसके कहने के मुताबिक रोशन बाबू इसे पसंद करता था। वो इसे देखने के लिए चाय पीने के बहाने इस रेस्टोरेंट में आया करता था जहाँ वो काम करती थी। और ये बात वो सिर्फ एक मरतबा रोशन बाबू के साथ इसकी कोठी में आई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ और इंकशाफात हो रहे थे। नरगिस से वो इस तरह बेतकल्लुफ़ थी जैसे बहुत पुरानी दोस्ती हो और हमें इस कोठी के बारे में भी इस तरह बता रही थी जैसे बरसों से यहाँ रहती हो। इससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि इसने रास्ते में जो कहानी सुनाई थी वो अधूरी थी, जबकि असल कहानी कुछ और थी जो आहिस्ता आहिस्ता खुल रही थी। लानत भेजो, मैंने दिल ही दिल में कहा और कन्या कुमारी की तरफ मुतवज्जा हो गया। वो रत्ना के साथ बेड के किनारे पर बैठ गई थी। मैं भी इनके सामने जा खड़ा हुआ। कन्या कुमारी कह रही थी, ये कोठी हमारे लिए बिल्कुल महफूज है। हम 2-4 दिन यहाँ रहेंगे और फिर मौका मिलते ही पहाड़ी वाले मकान पर चले जाएंगे। वहाँ हम किसी की मुदाखलत के बगैर आज़ादी से रह सकेंगे। तुमने रास्ते में बताया कि इस कोठी में सिर्फ एक मरतबा आई थी और अरे भाई समझा करो ना। रत्ना ने मेरी बात काट दी। इसने भी मेरी तरह हर बात नोट कर ली थी। कोई औरत किसी मर्द को क्या किसी दूसरी औरत को हर बात तफसील से तो नहीं बता सकती। हमारे लिए इतना ही जान लेना काफ़ी है कि रोशन बाबू से इसकी दोस्ती है। ठीक है मैंने कहा। अब मैं कुछ जानने के लिए कोई इसरार नहीं करूँगा। कन्या कुमारी कुछ झेप सी गई। ठीक है, वो कहते हुए उठ गई। रोशन बाबू ने वापस आकर कोई ख़ास बात बताई तो मैं तुम लोगों को बुला लूँगी। अगर कोई ख़ास बात ना हुई तो सुबह मुलाकात होगी। अब तुम लोग आराम करो। वो बाहर चली गई। रत्ना कुमारी ने दरवाज़ा अंदर से बोल्ट कर दिया और एक बार फिर कमरे का जायज़ा लेते हुए बोली, ये रोशन बाबू भी मुझे कुछ गड़बड़ ही लगता है। इतनी बड़ी और आलीशान कोठी, ऐसी कोठियाँ तो स्मगलरों या ऊंचे पैमाने पर गैर कानूनी धंधा करने वालों के पास ही हो सकती हैं। हमें इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए कि रोशन बाबू कोई कानूनी बिजनेस करता है या गैर कानूनी धंधा। मैंने कहा, हमारे लिए इतना काफ़ी है कि हमें यहाँ पनाह मिल गई। हम चंद रोज़ यहाँ रहेंगे, बशर्तिया कि इस दौरान कोई गड़बड़ ना हो और फिर जैसे ही हालात बेहतर होंगे हम यहाँ से निकल जाएंगे। मैं महसूस कर रहा हूँ कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हम वैसे वैसे ही इस दलदल में मज़ीद गहराई की तरफ जा रहे हैं। इसमें मेरा या तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, रत्ना ने जवाब दिया। खुद ब खुद कुछ ऐसे हालात पैदा होते जा रहे हैं कि हम मज़ीद उलझते जा रहे हैं। किसी तरह जान छुड़ाने का मौका ही नहीं मिलता। वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर बोली, रास्ते में होटल वाला वाक़या, इसमें हमारे इरादे का तो कोई दखल नहीं था। सिर्फ इतना था कि वहाँ 2 आदमी हमारे इंतज़ार में बैठे थे। इनसे हमने नजात हासिल कर ही ली। हम वहाँ से निकल जाते, लेकिन हमें क्या मालूम कि इन कम वक्तों में से किसी ने हमारी जीप में बॉम्ब लगा दिया है और इसका तीसरा साथी भी वहाँ पहुँच गया था, जिसने इस जीप पर हमारा पीछा करने की कोशिश की और जीप समेत उड़ गया। किसी तरह वो मामला भी ठंडा हो रहा था। हमें कन्या कुमारी के पास एक महफूज ठिकाना मिल गया था, मगर बुरा हो इस हरामजादी शोभा का जिसने हमारे लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी। हालात तो खुद ब खुद हमें उलझाते जा रहे हैं। इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं। अब बात कुछ यूँ है कि हम तो कंबल को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन लगता है कंबल हमें नहीं छोड़ना चाहता। हाँ ठीक कहती हो, ये कंबल ही हमें नहीं छोड़ना चाहता। मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, लेकिन इस कंबल से हमें निजात हासिल करनी है हर सूरत में। मैं बात करता हुआ एक खिड़की के करीब आ गया। शैफून का पर्दा खींचकर एक तरफ हटाया और खिड़की के पट खोल दिए। अकबी सिमत में तकरीबन 15 फीट नीचे लॉन था, लेकिन अंधेरे की वजह से नज़र नहीं आ रहा था कि वहाँ घास है या फूलों के पौधे थे या सिर्फ मिट्टी थी। बहरहाल यह जगह खासी वसी अरीज थी और बाउंड्री वॉल तकरीबन 30 गज पीछे नजर आ रही थी। इस बाउंड्री वॉल के पीछे बहुत दूर नशीब में रोशनियां नजर आ रही थीं, जिससे मुझे ये अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि रोशन बाबू की यह कोठी और इसके साथ वाली कोठियाँ बुलंदी पर थीं और पिछली तरफ नशीब था। अलबत्ता दाएं तरफ की रोशनियाँ बतदरीज बुलंदी की तरफ चली गई थीं, जिसका मतलब था कि इस तरफ आबादी बुलंदी पर है। रत्ना भी मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। इसकी मौजूदगी का एहसास मुझे इस वक्त हुआ जब इसने मेरे कंधे पर हाथ रखा।
दूर तक फैली जगमगाती हुई ये रोशनियाँ कितनी भली लग रही हैं, इसने सामने देखते हुए कहा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।